देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर वाराणसी से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन 2026 में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और इसके बाद काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भ्रमण भी किया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और उद्देश्य दर्शन व्यवस्था का सुगम बनाने के विशेष ध्यान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर बेहतर प्रबंधन और साथ ही सुविधाओं के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और साथ ही सीएम मोहन यादव ने महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक का उदाहरण देते हुए बताया कि इसके लोकार्पण के बाद उज्जैन की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इसी तरह काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मैं आज बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों में धार्मिक पर्यटन की सुगम व्यवस्था कैसे हो, सुगम दर्शन व्यवस्था कैसे हो, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कैसे आए, स्थानीय स्थान पर भी विकास के लिए एक तरह से ये धार्मिक पर्यटन से भी बहुत सारा बदलाव की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की पूरी इकोनॉमी बदली है। ऐसे में काशी विश्वनाथ धाम पर भी उनके इस काशी विश्वनाथ बाबा के कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ भी बदलाव आया। धीरे धीरे जब यात्री संख्या बढ़ रही है बड़े पैमाने पर, हमारे सभी प्रकार के मतांतर के आनंद के साथ विकास की नई इबारत लिखी जा रही, तो इसमें परस्पर राज्यों में सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए सब क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है। इसी नाते से आज हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के बाबा विश्वनाथ धाम और महाकालेश्वर धाम के बीच में सारी व्यवस्थाओं की सुव्यवस्थाओं पे परस्पर अपनी अच्छी जानकारियों का आदान प्रदान करें, इसका एक एमओयू भी हम करने वाले हैं। दर्शन व्यवस्था में जनता को सुविधा कितनी बेहतर से बेहतर दे सकते हैं, हमारे देवस्थान के माध्यम से समाज की अच्छी गतिविधियों को भी कैसे संचालित किया जा सकता है, और खासकर धार्मिक पर्यटन की आस्था को बरकरार रखते हुए इनके लिए हम अपने शासन के तंत्र में किस प्रकार से पर्याप्त रूप से दूरगामी दृष्टि से योजना बना सकते हैं। खासकर भी हमारे उज्जैनी में 2028 में सिंहस्थ आने वाला है और अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद का कुंभ मेला हुआ है। ऐसे में बड़ी भीड़ का भी प्रबंधन के दरमियान दर्शन की सुगमता बनी रहे, सब व्यवस्था सुव्यवस्था में बनी रहे, इससे कई अनुभव साझा करने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा। भगवान के इस धाम की व्यवस्थाओं को माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद बदलते दौर में और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा हम परस्पर समझने के अध्ययन करने के लिए भी आए हैं। आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे अपने लोगों को रोज़गार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु कुटीर इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रियाँ हैं, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोज़गार के लिए, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद पे प्रॉपर तरीके से उनकी कीमत मिले और राज्य की समृद्धि हो, देश की समृद्धि में, निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर के एक बड़ा हमारा रोड शो भी होने वाला है। उसी के साथ मैं एक जानकारी भी देना चाहूँगा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कल्चर मिनिस्ट्री से विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी चल रही है, फेलोशिप भी दे रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य के जीवन का विराट रूप एक लोक रंजन के माध्यम से, महानाट्य के माध्यम से भी सबके सामने आए, इसलिए बाबा विश्वनाथ धाम पर भी 3, 4, 5 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है। उनके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सभी आयोजकगण भी यहाँ उपस्थित हैं और वो अपनी प्रबंधन देखेंगे। हम उम्मीद करेंगे विरासत से विकास के माननीय प्रधानमंत्री के इस ध्येय वाक्य के बलबूते पर विक्रमादित्य और उनका सुशासन, विक्रमादित्य उनकी न्यायप्रियता, विक्रमादित्य और उनके गुड गवर्नेंस के साथ लोकतंत्र के प्रति बड़ी भावना,
मैं मान के चलता हूँ कि विक्रमादित्य के विविध पक्षों को सबके सामने लाने में ये नाट्य विधा के माध्यम से, नाट्य विधा हमारी पुरानी विधा भी है, ऐसे में इस पुरानी विधा में हाथी घोड़े ऊँट पालकी सबके बीच में एक बड़ा ड्रामा, बड़ा नाटक कैसे हो सकता है, वो भी अद्भुत एक अवसर रहेगा जिसमें 300-400 कलाकार मिलकर के वो प्रकटीकरण करेंगे। आज के इस दौर में ये विधा को पुनर्स्थापित करने के लिए भी हमने कल्चर मिनिस्ट्री से प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे सब मिलाकर इसको अच्छे से अच्छा करें। यूपी सरकार इसमें बराबर मदद कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके माननीय मंत्रीगण हमारे बीच में, माननीय नंदी जी, माननीय सचान जी, माननीय गिरीश यादव जी, ये सब अपने अपने विभागों के माध्यम से हम आज दिन में इसके ऊपर भी बात करने वाले, काम करने वाले, और उम्मीद करेंगे कि हमारी सबकी जन कल्याणकारी सभी व्यवस्थाओं में शासन के सभी विभागों की दक्षता से काम करने के लिए अवसर मिले। मुझे एक खासकर उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी का बड़ा राज्य है और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से अपनी गुड गवर्नेंस की परस्पर साझा संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। वो समय चला गया जब राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, लेकिन उसमें कटुता आती थी। आज का समय सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का है। ऐसे में केन बेतवा नदी जोड़ों में भी हम लोग दोनों राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 90% राशि उसमें भी दी है। सोलर परियोजना पे भी हमारा राज्य काम कर रहा है, जिसके माध्यम से हम दोनों राज्य के बीच 2000 मेगावाट की एक सोलर एनर्जी का बड़ा सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जिसमें 6 महीने बिजली हम हमारे किसानों के लिए दिलाएंगे और 6 महीने उत्तर प्रदेश के किसान भाई लेंगे। ऐसे कई कारणों से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध बहुत सौहार्द बन रहे हैं और उम्मीद करेंगे लगातार बने रहेंगे। मंत्री जी, अभी आपने बैठक की है और तमाम सुझाव लिए, अच्छी चीज़ों को देखा है, तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रबंधन कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इसकी शुरुआत की थी और यहाँ के लोगों ने उसको सहजता से स्वीकार करते हुए एक योगदान दे करके बड़ा काम किया, क्योंकि ये जैसे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, ये काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतिश्च, ये जो हमारी सप्त नगरियाँ हैं, हजारों साल से इनकी पवित्रता है, पूरे विश्व के सनातन धर्मियों के लिए बड़ी आस्था है। ऐसे में हमारे स्थानीय लोग भी और बाहर से आने वाले लोग भी सुगमता से इस सब चीज़ों के अंदर भागीदार भी बने और दर्शन करके अपनी आस्था के प्रति जो मन का विश्वास है उसको मजबूत करने में सरलता रहे। इसलिए सरकारों का काम है कि इन सब व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखें। होने वाला है जो दौरा है ओडीओपी के लिहाज से, ओडीओपी में बहुत अच्छा काम हुआ है यूपी में, और यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी से आदित्यनाथ जी ने इस पर काम किया, माननीय मंत्रीगणों का इसमें बड़ा योगदान है। हमारी सरकार भी इस वक्त बहुत काम कर रही है, इसलिए दोनों राज्यों के बीच और क्या बेहतर हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा सर, चूंकि आप शिव के उपासक हैं तो काशी और उज्जैन को लेकर भी कोई आज घोषणाएं हो सकती हैं, इसकी भी उम्मीद नहीं है ना। लगातार हमारी तो पुरानी प्राचीन नगरियां हैं, हजारों साल से यहाँ सतयुग के हरिश्चंद्र के काल से लेकर के काशी की महिमा अलग अलग प्रकार से जानी जाती है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए धार्मिक पर्यटन के साथ लघु कुटीर उद्योग में भी बनारसी साड़ी से लेकर व्यापार व्यवसाय की बड़ी समृद्ध नगरी विरासत रही है। ऐसे में हमारे यहाँ चंदेरी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी, लघु कुटीर उद्योग के बहुत सारे आयामों पर हम काम कर रहे हैं, इसको और बढ़ा दें। सिंहस्थ कुंभ होने वाला है, ऐसे में क्या लगता है आपको, जो भीड़ का मैनेजमेंट है जिस तरीके से कुंभ में मैंने प्रारंभ में इसमें बात कही है कि ये जो इलाहाबाद के कुंभ में भी हमने टीम भेजी थी, बाद में भी अधिकारीगण यहाँ भी आज भी आए हैं। हमारे सिंहस्थ के बड़े आयोजन में ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, तो उसके सुप्रबंधन के यहाँ के अनुभव के बलबूते पर हमारे राज्य में भी कैसे लाभ मिलेगा उसकी जानकारी भी लेने के लिए और इस आधार पर प्लान बनाने के लिए यही दौरा है। वर्तमान समय में सर चंदौली के मुगल सराय में श्री श्री रामचरितमानस संघ के वार्षिकोत्सव पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंगलवार को बाल हनुमान की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई और ये शोभा यात्रा नई सट्टी स्थित श्री हनुमान दुर्गा मंदिर से शुरू हुई है, जिसमें नगर और साथ ही आसपास के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। संघ द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव और साथ ही हनुमान जयंती से एक दिन पूर्व ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के बाद अखंड रामायण पाठ, रुद्राभिषेक और सायंकाल महाआरती का भी आयोजन होता है। इस वर्ष भी मंगलवार सुबह बाल हनुमान जी की पालकी शोभा
शोभा यात्रा निकाली गई। एक वाहन पर श्री राम दरबार की झांकी भी शोभा यात्रा का हिस्सा थी। इस दौरान पूरा नगर श्री राम और श्री हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठा है। श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 5 से 6 हजार रही और जगह जगह समाज सेवियों द्वारा पालकी और श्रद्धालुओं का फूल माला वर्षा कर स्वागत किया गया। पानी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स और साथ ही मिष्ठान के लंगर लगाकर भक्तों की भी सेवा की गई। मनोज कुमार जायसवाल। मनोज, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज ये रामचरितमानस संघ का वार्षिक उत्सव हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी की पालकी यात्रा, ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो कैलाश सब्जी मंडी स्थित हनुमान मंदिर से होते हुए कैलाशपुरी, रविनगर, पटेल नगर, जाट नंबर 1, 2, न्यू महल होते हुए गला मंडी होते हुए जीटी रोड से समाप्त मंदिर पर आकर पुनः विश्राम लिया और अखंड पाठ उसी पलों में शुरू होगा। कल समाप्ति के पश्चात रुद्राभिषेक और महाभंडारे का आयोजन भक्तों के सहयोग से किया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। मैं रामचरितमानस संघ का कार्यकर्ता और सदस्य हूँ। क्या कार्यक्रम रहा है? आज 2 दिवसीय कार्यक्रम में हम लोग के प्रथम दिन में जो है नगर भ्रमण पालकी शोभा यात्रा निकलती है, जो कि भव्य रूप से नगर भ्रमण करती हुई मंदिर पे आके पुनावती हो गई। श्रद्धालुओं तो खचाखच भीड़ थी। शुरुआत में कम थे, फिर अंतिम समय में बढ़ते बढ़ते बहुत भीड़ हुई। लास्ट में अनाउंसमेंट करके हम लोगों को पब्लिक को बाहर करना पड़ा। एटा जनपद में बड़ी कार्रवाई, लगातार तीसरे डीपीआरओ एटा किए गए निलंबित। लखनऊ मुख्यालय की अटैच डीपीआरओ मोहम्मद राशिद पर शासन के कार्यों में घोर लापरवाही, उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना पर गिरी है गाज। डीपीआरओ द्वारा समय से प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना, पूर्व में सेवानिवृत्ति मृतक सहायक विकास अधिकारी पंचायत रूपलाल के लिए शासन ने वेतन निर्धारित संबंधी किए गए आदेश थे और साथ ही आदेश के बाद भी डीपीआरओ ना तो उद्यतन स्थिति बता सके, ना ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दे सके। समिति के सामने आधी अधूरी स्थिति पेश किए जाने पर घोर लापरवाही माने ये दोषी और साथ ही निदेशक पंचायती राज के आदेश पर डीपीआरओ हुए हैं निलंबन, उन पर कार्रवाई निलंबन की गई। सीतापुर के लहरपुर में नगर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को भारी पुलिस बल एवं पीएसी द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। ज्ञातव्य है कि सोमवार को जोशी ताल चुंगी स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर बनी मस्जिद को न्यायालय के आदेश पर प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। मंगलवार की सुबह कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस व पीएसी बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। कोतवाली से प्रारंभ होकर जोशी ताल चुंगी और साथ ही बसहिया टोला, गन्नी टोला, पाटन दीन चौराहा और साथ ही सिनेमा रोड शहर बाजार होते हुए मजार शाह चौराहा तक निकल गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया और साथ ही लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की प्रशासन से भी कहा गया।
रही जहां संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, परिजनों में मचा कोहराम। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नव विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। मृतका के द्वारा फांसी लगाने का कारण पारिवारिक कलह की बात आई सामने। पुलिस घटना की भी सभी पहलुओं से बारीकी से जांच कर रही। मृतका स्वीटी की 3 वर्ष पूर्व पुष्पेंद्र के साथ गांव कुसाड़ी में हुई थी शादी। हरदोई के पाली बैरियल तिराहे पर आमने सामने बाइक टक्कर, एक गंभीर घायल। थाना पाली क्षेत्र के पाली बैरियल तिराहे पर मंगलवार को 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में रफीक पुत्र सत्तार निवासी रहीपुर जिला शाहजहांपुर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं छोटे सिंह पुत्र मोतीराम सरोज गुड्डू निवासी कछलिया सभी घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र PHC भर्ती कराया गया है। सोनभद्र में फीस बढ़ोतरी को लेकर सपा का जोरदार प्रदर्शन। निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूली का आरोप है। महंगी किताबों और यूनिफॉर्म पर भी उठाए गए सवाल। निर्धारित दुकानों से खरीद की मजबूरी पर नाराजगी है। अभिभावकों ने बताया आर्थिक शोषण, प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। समस्या हल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांगे? देखिए, आज समाजवादी पार्टी सोनभद्र के कार्यकर्ता और अभिभावकगण लगातार ये जो प्राइवेट विद्यालय है लगातार मनमानी फीस वसूली करने का काम कर रहे हैं और एक तरफ प्राइवेट विद्यालय के मिली भगत से कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो एक ही जगह से कॉपी किताब ड्रेस और ड्रेस के नाम पे कॉपी किताब के नाम पे मनमानी फीस वसूलने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि मनमानी फीस वसूली बंद किया जाए। ड्रेस का वसूली किया जा रहा है, कॉपी किताब के नाम पे वसूली किया जा रहा है और आप देखिए कि फीस को चौगुना बढ़ाने का काम ये प्राइवेट विद्यालयों ने कर दिया। एक तरफ जनता परेशान है और महंगाई से परेशान है, महिलाएं परेशान है। इसलिए आज हम लोग अभिभावक गण के साथ प्रदर्शन करने के साथ साथ जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये मनमाना फीस वसूली बंद हो और प्राइवेट विद्यालय भी जो ये कॉपी किताब का ठेका ले रखे हैं 1-2 विद्यालय कुछ दुकानदारों के लिए, तो इसका वसूली बंद किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रताड़ना से परेशान युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, पत्नी व सिपाही पर आरोप। बदायूं की खबर, जहां फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत मुड़िया धुरेकी में एक युवक ने घर के भीतर फंदा लगाकर जान दे दी है। मृतक सुरेश कश्यप पुत्र डालचंद कश्यप बताया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे हैं, जहां शव चारपाई पर रखा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि एक सिपाही महिला के कहने पर सुरेश को परेशान करता था और उसके साथ मारपीट भी किया करता था। नाम सर अमर सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो? सर मुड़िया धुरे की। क्या घटना हुई भाई के साथ? ये सर जब हम लोग गए थे तो ये मतलब मेरा तवा साथ मिला था ये सर टाइम हो रहा था लगभग 9 से 10।
क्या वजह क्या रही? सर इन्होंने आपस में झगड़ा होता था आपस में, फिर ये मतलब किसी पारिवारिक समझो पति पत्नी में? पति पत्नी। फिर ये जब ये थानों को फोन करते थे, वहाँ से एक आता था, वो मतलब हमेशा बार आता था। वो कहाँ से? थाना से, मतलब वहाँ से फैजन बेटा से। सर उसका नाम रोहित है और उसको मारता था आगे कई बार की। ये मतलब घटना कई बार की हो गई थी। किसे मारता था? उसको जो बंधु खत्म हुआ है मेरा भाई। अरे भाई को? हाँ जी हाँ जी। क्यों? पता नहीं सर, ये तो मतलब कोई। अच्छा, सुनने मारा ये पहली दूसरी पत्नी थी? दूसरी पत्नी सर, ये दूसरी। तो पहली पत्नी कहाँ है? ये मतलब ये दूसरी जगह पे आई हुई है। इसके ये अपने आदमी को छोड़ चुकी है पहले। वो आदमी अभी भी जिंदा है। अच्छा, आपके भाई की शादी पहले हुई थी नहीं हुई थी? वो तो छोटा कुमारा था। अच्छा अच्छा, तो बच्चा है कोई क्या? बच्चा नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? मतलब सर न्याय चाहिए बस। नहीं, लग क्या रहा है आपको? कैसे मौत हुई है? सर हमें तो लग रहा है कि मतलब उसने मतलब पुलिस वालों ने मारा है इसको, फिर उसके बाद सर कुछ ने मतलब उसने फिर आगे कुछ किया है। क्या नाम है पुलिस वालों का? सर रोहित नाम है उसका, रोहित। कहाँ कौन से थाने में? सर फैजन बेटा। ये घटना क्या वजह है? घटना सर कल हुई। तो तहरीर दे दी आपने? सर तहरीर अभी दो तहरीर है, कोर्ट मार्शल रिपोर्ट आई थी, उसके बाद होगी। अच्छा, ये क्या मामला है जो आपके भाई ने फांसी लगाई है? और सर इनकी मतलब पति पत्नी का झगड़ा था जी। सर ये पत्नी मतलब इनको मतलब पुलिस वालों को फ़ोन करती, वो आते और उसको मारते थे आके। ये सर कई बार का चांस हो गया था। ये कौन पुलिस वाला था? ये सर ये मतलब थाना फैजन बेटा का सर मतलब रोहित। अच्छा, तो क्या मामला था ये जो उसे फ़ोन करती है वो आ जाते थे? सर ये अब ये तो सर वो उसी को पता होगी ये इनका क्या मामला सर। हम तो मतलब अलग रहते थे मतलब घर से। तो किस बात पे मारते थे ये? सर ये मतलब आपस में लड़ते थे, वो मतलब तुरंत फोन कर देती, वो आ जाता था। मतलब उसका तो हर मतलब चांस था कि मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार आना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर सर उनको जो हुआ बस उन्होंने मतलब कर लिया जो कुछ करना था बस। तो आपका किस पे आरोप है इसमें? ये तो हमारे उसकी बीवी पे और उसमें रोहित पे। रोहित जो सिपाही है? जी सर। लखीमपुर खीरी में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जीएसटी चोरी के मामले में एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में दीपक सिंह, अंकित सिंह त्रिवेदी और साथी धर्मेंद्र और राजू नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने 300 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाई है। इन फर्मों के जरिए फर्जी बिल बेचे थे और साथ ही नकली ई-वे बिल तैयार किए जाते थे। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC क्लेम करवाया जाता था और इस पूरे नेटवर्क के जरिए आरोपियों के करोड़ों रुपए अवैध मुनाफा भी कमाया जाता था। सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले का खुलासा किया है। आदरणीय SSP मैम के निर्देशानुसार और उनके निर्देशन में जनपद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के द्वारा जनपद में पूर्व में पंजीकृत विभिन्न GST चोरी एवं GST फेक फर्म क्रिएशन के संबंध में कई सारे अभियोग पंजीकृत थे। उसी के क्रम में आज कल दिनांक 30/3/26 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें उनके द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः दीपक सिंह उर्फ भीमा है, अंकित द्विवेदी, धीरेन्द्र उर्फ कमल और राजू हैं। इनके पास से टोटल कई सारे सामग्रियां बरामद की गई हैं, जिसमें कि 37 सिम कार्ड, 26 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 16 पैन कार्ड, आधार कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, पेन ड्राइव, लैपटॉप, अन्य विभिन्न चीजें बरामद की गई हैं। इनके बेसिक पूछताछ और बेसिक इनिशियल असेसमेंट में ये पाया गया है कि इनके द्वारा 300 से ज़्यादा फेक फर्जी GST फर्म्स को रजिस्टर किया गया है। इनका बेसिक मोडस ऑपरेंडी ये होता था कि पहले गांव में अपने एजेंट्स के थ्रू लोगों के बेसिक कागजात जैसे कि उनके आधार, पैन, उनके बेसिक नए बैंक अकाउंट खुलवाना, उनके सिम निकलवाना, इन सभी चीज़ों को एकत्र करके एक फर्जी GST फर्म्स क्रिएट करते थे। ऐसे ही करके इन्होंने टोटल 300 से ज़्यादा फेक GST फर्म्स क्रिएट करके फिर GST फर्म क्रिएट करने के बाद इनके द्वारा फेक इनवॉइसेस और फेक ई-वे बिल क्रिएट करके बेनिफिशियरी फर्म्स को फर्जी ITC क्लेम दिलाया जाता था और उसी के थ्रू ये पूरी कूट रचना करके एक पूरा फ्रॉड किया जाता था GST में, जिसमें करोड़ों का इनके द्वारा फेक ITC क्लेम का मुनाफा कमाया गया है। अभी और लोग भी सर इस जेल में शामिल हैं। हाँ, उल्लेखनीय इसमें ये भी है कि इसमें कुछ इनके और प्रमुख सदस्य अभी वांछित चल रहे हैं, फरार चल रहे हैं, जिनके लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही दबिश देकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
बेखौफ चोरों ने चोरी की सनसनीखेज वारदात को दिया अंजाम। घर का ताला तोड़कर चोरों ने 25 लाख रुपए की बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से ताले लगाकर बाहर गए हुए थे। परिवार के सभी लोग घर वापस आने पर घर में सामान बिखरा देख परिवार के होश उड़ गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुटी है। जनपद के अटरिया थाने के मनवा इलाके का पूरा मामला बताया गया। भाई साहब क्या नाम है आपका? सलमान। कहाँ के निवासी हैं आप? मनवा। तो आपके घर में रात में चोरी हुई है, कैसे पता चला आपको? सुबह हम दुकान खोले के ले आए थे तो ताला टूटा हुआ था तो गेट का। अच्छा, अंदर गए तो देखा वहाँ भी सब सामान गायब। तो कहीं गए थे आप क्या? शादी थी हमारे साले की। घर पे मतलब ताला पड़ा हुआ ताला था? पड़ा था। अच्छा, कब से ताला पड़ा हुआ था? कल सुबह 9 बजे हम गए यहाँ से। हाँ। तो आपको जब पता चला तो आपने पुलिस वाले को कंप्लेन की होगी? जी। तो क्या लगभग चोरी हुआ आपका? कम से कम 25-30 लाख। क्या था सामान? सोना था 5 लाख रुपए कैश था। सोना 25-30 लाख का सोना? जी। जेवर वगैरह थे? जेवर सब जेवर, वो सिक्के थे चांदी के। अच्छा, 5 लाख कैश? कैश 5 लाख। और कोई सामान तो वगैरह नहीं हुआ? और कोई सामान है, सिर्फ कैश और जेवर। तो चोर कैसे दाखिल हुए? दुकान की चाबी है, पासबुक है, पैन कार्ड है, आधार है, लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस सब उठा ले गए? सब चेकबुक गई है। चेकबुक एक करंट अकाउंट की थी, एक सेविंग की थी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला ये? मतलब ये कहाँ से दाखिल हुए चोर? ये सामने वाले गेट से। सामने वाले चोर? ताला टूटा हुआ था? ताला दोनों टूटे हुए थे, कमरा टूटा हुआ था। अच्छा, आज कितने बजे वापस करिए आप? हम आए सुबह 8:30 बजे। तब ताला टूटे हुए मिले। हरदोई जनपद के कौसगंज क्षेत्र में अज्ञात कांडों के चलते खेतों में भीषण आग लग गई है, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और किसानों की खड़ी गेहूं की फसल चंद मिनटों में लगभग खत्म हो गई है। बताया जा रहा कि यह घटना गौसगंज के जूनियर स्कूल कटरा के पास की है, जहां खेतों में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया है और किसानों की महीनों की खेत पर पानी भी फिर गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की। वहीं सूचना पर दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद प्रभावित किसानों में भारी आक्रोश और मायूसी देखी जा रही है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है ताकि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई हो सके। कानपुर कमिश्नरेट के जर्जर मकान ढहने से मचा हड़कंप। कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना से मचा अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने मलबे के 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचाव किया है। थाना पुलिस की सूचना और साथ ही थाना बजरिया के बेकनगंज का मामला। पुलिस ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से भेजा जिला अस्पताल। अभी भी लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रुड़की के झबरेड़ा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का भव्य शुभारंभ किया गया, जिससे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष मधु सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करती है और हमारा लक्ष्य केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद वरिष्ठ भाजपा नेता आदित्य ब्रजवाल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते
करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण शिविर संगठन की रीढ़ है, जहां नवनियुक्त कार्यकर्ताओं को पार्टी के गौरवशाली इतिहास में भावी कार्रवाई योजनाओं के अवगत कराया जा सकता है। हर मंडल में, हर विधानसभा में हमारे 3-3 मंडल हैं, जिसमें हम ये प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। 2-2 दिन के हमने प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। इसका उद्देश्य हमारा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, जो विकास के कार्य हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। और जैसे कि अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो कभी ऐसा होता है कि किसी को इसकी जानकारी नहीं होती कि हम किस लाभ के योग्य हैं, हम किसके पात्र हैं। क्योंकि पार्टी का उद्देश्य है, जो पिछली पंक्ति में सबसे गरीब व्यक्ति है, आप जानते होंगे हम 81 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं। अगर कोई पात्र है और वो इस लाभ का फ़ायदा नहीं उठा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता हर कार्यकर्ता को ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की योजनाएं चला रही है, विकास कर रही है। और 2027 का चुनाव भी हम जीतेंगे, इसके लिए भी हम आपस में हमारा सामंजस्य बना रहे। हम सब, यही हमारा उद्देश्य है कि हमने रात्रि प्रवास भी यहाँ पर रखा हुआ है कि सब आपस में बैठकर चर्चा भी करेंगे। और सामंजस्य, जो दूरियाँ कभी कभी वार्तालाप के कारण दूरियाँ हो जाती हैं, इसका उद्देश्य ये भी है कि कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बना रहे। आपने बोला भी 81 करोड़ गरीबी नहीं, जनता बढ़ गई है। पहले कितनी थी? जनता बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है हर वर्ग की में वृद्धि होगी। जिस तरह देखिए, ये सच्चाई है कि ना पेट्रोल की कमी है, ना गैस की कमी है, लेकिन हमारे यहाँ एक धारणा बन जाती है कि गैस कम हो रही है। जिन्होंने 10-10 साल से सिलेंडर नहीं लिए, वो सिलेंडर उठा के एजेंसी पे आ गए। मैंने खुद 2 सिलेंडर आराम से बुक किए। हाँ, इतना है कि लोगों की भीड़ है, घर पे होम डिलीवरी नहीं है, लेकिन गैस की कमी नहीं है। जो हमने उज्ज्वला योजना दी, उज्ज्वला योजना के तहत हमने इतने सिलेंडर दिए, उन्होंने कभी भरा ही नहीं। आज उन्हें फिर याद आ गए कि भीड़ उन्होंने की है, गैस की कमी नहीं है। गैस तो उन्हें भी मिल रही है जो लाइन पर लगे हुए हैं, गैस की कमी नहीं है। लेकिन एक भ्रम फैलाया जाता है कि गैस की कमी है। आराम से आप बुक करो, आपका सिलेंडर ना मिले तो हमें बताओ। 45 दिन क्यों कर दीजिए? 45 दिन इसीलिए तो कर दिए, जिन्होंने उज्ज्वला योजना ली और 10-10 साल से सिलेंडर नहीं लिए, तो उन्होंने भीड़ भी तो की हुई है। आज गैस एजेंसियों से आप बात करो कि उनका पेमेंट भी अब एजेंसियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो चीज़ एक तरह से डैमेज हो गई। उन्होंने सिलेंडर फिर लिया ही नहीं, वो गतिमान रही नहीं है योजनाएं। आज उन्हें सबको याद आ गए। तो इसका जो गैस एजेंसी से अगर आप बात करोगे, वो बहुत बड़ा खामियाजा उस चीज़ का भुगत रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ प्रोसीजर में चलती रहे, उन्हें उज्ज्वला योजना दी, 2 सिलेंडर फ्री भी सरकार दे रही है, वो 2 सिलेंडर साल में मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू रखते उसे, तो ये KYC की प्रॉब्लम है कि लोगों की KYC नहीं हुई। अब उसके लिए भाई पहले KYC करो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी 45 दिन तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा है। सबके पास 2-2 सिलेंडर है। 45 दिन सिलेंडर लग रहे लोगों को, जिनके परिवार है, तो उनके पास कनेक्शन भी तो 3-3 4-4 है भाई जी। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, आपके बेटे के नाम भी ज़रूर कनेक्शन होगा, आपके नाम भी कनेक्शन होगा, तो ये रूटीन में चलता रहता है। देखिए, सिलेंडर तो हर तरह का मिल रहा है, लेकिन यही जो एक अफवाह फैल गई, उससे भीड़ किसी भी चीज़ की हो तो थोड़ा सा वितरण करने में तो परेशानी आती है। बाकी ब्याह शादियों के लिए भी सिलेंडर की पूरी सुविधा है। आप कार्ड दिखाएं, आपको सिलेंडर जितने चाहिए ब्याह शादी के लिए सिलेंडर मिलेंगे आपको। झगड़ा विधानसभा जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। चेहरा कौन? नहीं, चेहरा ये संगठन का कार्य है कि चेहरा कौन होगा। कार्य हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम है, उसे जिताने का हम जिताएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाशिविर ये पूरे देश में और पूरे प्रदेश में चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी नवनियुक्त कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के रूप में भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के क्या दिशा निर्देश हैं और क्या क्या योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए और प्रदेश के लिए चला रही है, उसके उसके बारे में जागरूक करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र में जाकर के जनता को भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताने का कार्य कर सकें। आदित्य भाई,
देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी का कार्य, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हमको कार्य देते हैं उसको करने का कार्य करते हैं, और यदि पार्टी ने कोई भी हमको आदेश दिया तो उस आदेश को पूरा करने का कार्य करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चलाया था, उसमें भी जितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं उनको निश्चित रूप से सॉल्व करने का कार्य सरकार ने किया है, और हमारे सामने भी यदि कोई शिकायत लेकर के आता है हम भी अपने स्तर पर जो भी हमसे हो पाता है उसको करने का प्रयास करते हैं, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के लिए, जितने भी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज के नेपान क्षेत्र में वन्यजीव अपराध का एक मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 तस्कर एक मृत हिरण को मालधन, और साथ ही आपको बता दें कि मालधन के आनंद नगर नंबर 7 स्थित एक बूचड़ खाना दुकान पर लेकर पहुंचे थे। मंगलवार को वन विभाग की हिरण के मांस की बिक्री की सूचना मिली है, जिसके बाद टीम ने तुरंत मौके पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दुकानदार संजय कुमार को करीब 13 किलो हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। पूरन कनायत ने कहा, हमें सूचना मिली है कि मालधन क्षेत्र में हिरण के मांस की बिक्री हो रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है और एक व्यक्ति को 13 किलो मांस के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपियों की तलाश जारी है, आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। आनंद नगर में जो है 7 नंबर का ही जो है दुकानदार है, बूचड़ है, उसके यहाँ जो है ये लोग लाए थे, 2 लोग लाए थे उसके यहाँ पे, और ये नेफा क्षेत्र में मरा हुआ था, उसको उठा के वहाँ लेके आए, वहाँ इनके द्वारा उसको काटा गया है। तो वो लोग तो फरार हो गए इस टीम पहुँचने पे, और ये जो है 2 दुकानदार है संजय कुमार, ये पकड़ में आया है, इसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने रख लो, लगभग चीतल का मांस बरामद हुआ है। आनंद नगर में जो है 7 नंबर का ही जो है दुकानदार है, बूचड़ है, उसके यहाँ जो है ये लोग लाए थे, 2 लोग लाए थे उसके यहाँ पे, और ये नेफा क्षेत्र में मरा हुआ था, उसको उठा के वहाँ लेके आए, वहाँ इनके द्वारा उसको काटा गया है। तो वो लोग तो फरार हो गए इस टीम पहुँचने पे, और ये जो है 2 दुकानदार है संजय कुमार, ये पकड़ में आया है, इसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर कितने रख लो, लगभग चीतल का मांस बरामद हुआ है। रामनगर में आयोजित एक धार्मिक शोभा यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि शोभा यात्रा मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में यात्रा के संबंध में भ्रामक और साथ ही आपत्तिजनक टिप्पणियां हो गई हैं। बीते दिवस रामनगर स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी मंदिर द्वारा एक धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। आयोजकों के अनुसार ये यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। मंदिर समिति महामंत्री शुभम गर्ग का कहना है कि इस वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हुई और क्षेत्र में भ्रम की स्थिति भी बनी है। ये इस संबंध में पुलिस को शिकायत देकर जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। उक्त युवक को पुलिस का संरक्षण होने का भी आरोप लगाया गया। शुभम गर्ग, आपको बता दें कि वहां पर हमारी शोभा यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण है, ऐसा कहा गया, और साथ ही सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला गया उसमें गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। देखिए, मैं सबसे पहले आप सबको बता दूँ, मैंने कोई कंडीशन ना करी, मेरा किसी संगठन से कोई विरोध नहीं है। मेरा उस संगठन के उन लोगों से विरोध है जो उसकी आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लोगों के पैसे खा रहे हैं या उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरा कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है सूरज चौधरी से, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करी और जिसको पुलिस ने समय पहले ही बुला के उसने उनको पैसे दिए, क्या दिए मुझे नहीं पता, उसको पनाह दे रखी है। अगर अभी बात नहीं होती है तो हम लोग SSP को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से DGI को कॉल करेंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो परसों हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम है, हो सकता है हम उसको स्थगित कर दें। अगर हमने स्थगित कर दिया तो यहाँ अभी इतने लोग हैं, उन सारे धार्मिक लोग यहाँ आएंगे, इसे पनाह उसे नहीं।
चानन प्रखंड के मननपुर स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर की भूमि को लेकर इन दिनों विवाद गहराता जा रहा। आपको बता दें, मालिकाना हक रखने वालों का आरोप है कि मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए बिचौलियों का एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो लंबे समय से क्षेत्र में जमीन से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करता रहा। और सन्यासी ने कहा है कि मननपुर के दुर्गा मंदिर से खेल शुरू होकर ये खेल अब यहाँ आ चला है और साथ ही पहले दुर्गा मंदिर में वर्षों तक इसी तरह का खेल चलता रहा और अब यहाँ करने की सोच रहे हैं, जिससे कथित तौर पर प्रभावशाली लोगों और साथ ही बिचौलियों की मिलीभगत हुई है। इस पूरे खेल में शामिल लोग उच्च स्तर तक पहुंच रखते हैं और साथ ही शतरंज का खेल खेल रहे हैं, जिसमें अधिकारियों को आगे रखकर खुद राजा बनने की सोच रहे हैं। ये सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या यदि संबंधित भूमि सरकारी है तो अंचल अधिकारी द्वारा उसकी पर्ची यानी रसीद कैसे काटी गई थी? साथ ही यदि यह सरकारी या धार्मिक ट्रस्ट की भूमि है तो इसकी खरीद बिक्री किस आधार पर संभव हुई है? काफी महीनों से एक मंदिर राम जानकी मंदिर को लेकर के मामला उभर रहा है। मामला क्या है? मामला यह है, यहाँ के दबंग जो है हमारे सबायत पूर्वज में परनानाथ है, उनके गुजरने के बाद तब से ही हमारा मंदिर को जो है कि हड़पने का सिलसिला जारी है, आज भी जारी है। जबकि हमारा ये मंदिर रैयती भूमि पर बना है, निजी मंदिर है, लेकिन सीओ साहब ग्रामीण जनता के दबाव में आकर या लालच में आकर जैसे भी हो सरकारी भूमि कह कर के नोटिस दिए। जब हम घेरा दे रहे थे सुरक्षा के लिए, कुत्ता बिलाए सब हिल जाता है, अचलक फेंक के अतिक्रमण कर देता है, तो हम सुरक्षा के लिए घेरा दे रहे थे तो सीओ साहब काम आकर रोकवा दिए और हम बोले कि काम नहीं रोकेंगे। तो सीओ साहब ये भी बोले कि पहचान रहा है किससे बात कर रहा है, जेल में उठा कर डाल देंगे। इतना कहने के बाद नहीं जब हम माने तो सरकारी भूमि का के नोटिस दे दिए और हमारा काम को रुकवा दिए। कुछ दिन के बाद वहाँ हम बिचाली रखने के बाद कुछ लोग का भी ये दबाव आया कि यहाँ पर मत रखो, ये करो, धमकी बहुत सा आया अज्ञात लोगों के द्वारा। जब नहीं हम उसका भी सुने तो यानी इधर 20 मार्च 2026 को पूंछ में अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। मंदिर की भूमि कितना है? मंदिर की भूमि नक्शा के अनुसार और खतियान के अनुसार 4 डिसमिल है और जो जहाँ पर राम जानकी मंदिर है उस प्लॉट में मंदिर है ही नहीं, मंदिर अलग प्लॉट में है। तो फिर ये जो राम जानकी मंदिर किन के प्लॉट में आ रहा है? राम जानकी मंदिर वो हमारे पूर्वज के द्वारा बनाया गया, हमारा ही पूर्वज का मंदिर जमीन था जो कि निजी मंदिर बनाए थे अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो फिर मंदिर का जमीन कौन सा साइड में पड़ता है? मंदिर का जमीन खाता 203 प्लॉट नंबर 888 में मंदिर का जमीन आता है। लेकिन शायद वह तो बिक्री है। तो वही बात ने अंचलाधिकारी या विभाग से हम मांग करना चाहते हैं कि जब ये मंदिर सरकारी में आ रहा तो फिर ये जमीन के हमारा हिस्सेदार बेच कैसे दिया? अब बेचने के बाद वहाँ भले किसी का दखल कब्जा नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग का वहाँ डीड और वर्तमान में रसीद अभी भी कट रहा है और हमारा भी राम जानकी के नाम से पूर्वज से करते करते आज तक बिहार के अंचलाधिकारी का रसीद आज भी हमारे यहाँ कट रहा है। अगर वह सरकारी जमीन है तो फिर रसीद कैसे कटेगा? ये तो विभाग बताएगा। अच्छा, एक बात बताएंगे, इस मंदिर को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं जालसाज तरीके से कुछ ना कुछ मामला उभार रहे हैं। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि यह कार्य कर रहा है? मामला उभार रहे हैं, मननपुर में दुर्गा मंदिर है जिसके लाखों का कारोबार करके आदमी अवैध ढंग से रुपया उसमें कमा रहा है। बाजार में अतिक्रमण करके घर नाला पर दुकान बना के लाखों रुपया कमा रहा है। वहाँ पर अधिकारी को विभाग को नज़र नहीं है, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है सर कि हमारे प्लॉट पर विभाग आया है, अपने मन से आता है, नाप नूप करके चल जाता है, फोटो खींच के चल जाता है। विज्ञापन वाला भी इधर 25 मार्च के हमारा मालूम जानकारी होने नहीं दिया और यानी कि मंदिर के बारे में जो उसको मर्जी में आया वो लिख दिया हर तरह। अच्छा, एक बात बताएंगे, आपके मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड में ले जाने की बात हो रही है, ठीक है ना? तो एक दुर्गा मंदिर भी है जहाँ सालों में कहीं न कहीं लाखों रुपया चंदा होता है। आखिर उस मंदिर को धार्मिक न्यास बोर्ड में ले जाने की बात क्यों नहीं होती है जबकि वह रेलवे की जमीन में है? उस मंदिर को के बारे में तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर उसमें बहुत बड़ा खिलाड़ी है।
जो उसमें कमेटी के आदमी है बात वहीं तक दब जाता है, लेकिन बात हमारा वाला रहा हर तरह से। हमारा कीमती जमीन होने के कारण लोभ लालच आ गया है और हर तरह क्या ये वही लोग हैं या फिर दूसरे लोग? वही लोग है, वही लोग है। यानी कहीं न कहीं वहाँ जो खेला खेल रहा है वह खेला यहाँ भी खेलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ भी प्रयास कर रहा है कि इसमें भी हम अपना कुछ यानी कि धंधा पानी करेंगे, इससे हम इसमें कारोबार करेंगे और हमको वहाँ से उठा कर फेंकना चाह रहा है। यानी कहीं न कहीं धर्म के नाम पर लूट करने का चक्कर है। जरूर। तो क्या लगता है ऐसे में उन लोगों पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो सरकारी भूमि है उसे कहीं न कहीं अंचलाधिकारी को हवा दे करके वह हड़पने के चक्कर में, दूसरा जो निजी जमीन आप बता रहे हैं जिसको वो लोग सरकारी जमीन बता रहा है, इसको भी कहीं न कहीं जांच के दायरे में लाने का बात होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए क्या कहेंगे आप? दोनों के लिए अब ये कहेंगे कि हमारा बोल दिए ये बात पहले भी कि हमारा परनानत है पूर्वज सेवायत, उनके गुजरने के बाद हड़पने का सिलसिला जारी है और पूर्वज के ही समय से अंचलाधिकारी को हम उस जमीन का रसीद कटाते आ रहे हैं, आज भी वर्तमान में कट रहा है। तो क्या लगता है उचित जांच होनी चाहिए या नहीं? जांच होनी चाहिए। और जब वो मंदिर सरकारी भूमि में आ रहा है तो फिर वो जमीन हमारा हिस्सेदार बेच कैसे दिया? एक जमीन के 2 बार बेचा गया है। आप रसीद दिखा सकते हैं? हाँ, रसीद दिखा सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं अपना? सन्यासी कुमार चौहान। कहाँ घर हुआ? काफी महीनों से एक मंदिर राम जानकी मंदिर को लेकर के मामला उभर रहा है। मामला क्या है? मामला ये है, यहाँ के दबंग जो है हमारे सेवायत पूर्वज में परनानाथ है, उनके गुजरने के बाद तब से ही हमारा मंदिर को जो है कि हड़पने का सिलसिला जारी है, आज भी जारी है। जबकि हमारा ये मंदिर रैयती भूमि पर बना है, निजी मंदिर है और निजी मंदिर है, लेकिन सीओ साहब ग्रामीण जनता के दबाव में आकर या लालच में आकर जैसे भी हो सरकारी भूमि कह कर के नोटिस दिए। जब हम घेरा दे रहे थे सुरक्षा के लिए, कुत्ता बिलाए सब हिल जाता है, अचला कचरा फेंक के अतिक्रमण कर देता है, तो हम सुरक्षा के लिए घेरा दे रहे थे तो सीओ साहब काम आकर रोकवा दिए और हम बोले कि काम नहीं रोकेंगे। तो सीओ साहब ये भी बोले कि पहचान रहा है किससे बात कर रहा है, जेल में उठा कर डाल देंगे। इतना कहने के बाद नहीं जब हम माने तो सरकारी भूमि का के नोटिस दे दिए और हमारा काम को रुकवा दिए। कुछ दिन के बाद वहाँ हम बिचाली रखे। बिचाली रखने के बाद कुछ लोग का भी ये दबाव आया कि यहाँ पर मत रखो, ये करो, धमकी बहुत सा आया अज्ञात लोगों के द्वारा। जब नहीं हम उसका भी सुने तो यानी इधर 20 मार्च 2026 को पुंज में अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। मंदिर की भूमि कितना है? मंदिर की भूमि नक्शा के अनुसार और खतियान के अनुसार 4 डिसमिल है। और जो विगत कई वर्षों से सहरसा और सौर बाजार प्रखंड के सुदूर इलाके के रामपुर पंचायत प्रखंड के सुदूर इलाके में खोपैती गांव के नहर किनारे स्थित एक निजी विद्यालय दिव्य ज्योति जागृति पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शानदार 400 से 463 अंक प्राप्त कर शिक्षा क्षेत्र में नाम रोशन किया है। विद्यालय प्राचार्य रमण जी व्यवस्थापक बिकाय जी ने कहा कि इस बार मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में 400 से अधिक अंक कुल 35 छात्रों ने पाए हैं। और साथ ही रमण सर ने कहा कि मेरे कोचिंग में इस बार 35 छात्र छात्राओं में 33 ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, 2 छात्राओं ने द्वितीय श्रेणी में सफलता हासिल की है। सर पता चला जो आपके बच्चे स्कूल का जो है एटीएम की तरह काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जो क्या एटीएम का मतलब क्या होता है? सर देखिए, हम लोग वैसे बच्चे का हंसाने के लिए बोल रहे हैं एटीएम। जैसे एटीएम मशीन में कार्ड डालिए पैसे निकालिए, इसी प्रकार से बच्चा जो है जो यहाँ पे एंट्री किए हैं। देखिए इस बार देखिए ना, तो इस बार देखिए लगभग में आपके विद्यालय में 35 छात्र था, छात्रा मिला के टोटल 35 था। 35 में लगभग में ऐसा कोई छात्र नहीं रहा, और हमारे सर भी या बच्चे भी सुन रहे हैं, जो कोई ऐसा नहीं जिसका रिजल्ट नहीं आया। 2 बच्चे सेकंड किए
और 2 बच्चे सेकंड किए। हालांकि जो सेकंड किए थे वह बच्चे लेट से स्कूल विद्यालय आई थी और आने के बाद उम्मीद नहीं था जो शायद वो एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन किया, क्योंकि 288 मार्क का भी मैंने रहता सर। तो मैं लगभग भी उन दोनों बच्चे को 288 है, एक 273 है। तो हम एक लमसम में जब 35 में 33 फर्स्ट डिवीजन के हैं, 2 बच्चा उसी के लमसम में है, तो हम एक उसको लेकर के लगभग में 100% हम लेकर चले। जो मेरे विद्यालय का तमाम बच्चे सबसे प्रथम से थे। आपकी कोचिंग में सबसे अधिक मार्क क्या मतलब कितना है? सर मेरा स्कूल का सबसे अधिक मार्क 463 है सर, और न्यूनतम मार्क इस बार 403 है। नहीं 400 में बोले, और क्योंकि हमारे पास 396 भी है, जैसे वो लड़की के बारे में जो बोले थे 396 है। आप बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा था, 396 आया, 388 भी आया, 72 आया। ऐसी बात नहीं सर, जो तमाम बच्चे ऐसे 400 हो गया। लेकिन ये है जो अधिकतर बच्चे 300 से अधिक अंक प्राप्त किए, और 2 बच्चे जो वही बोले, जो एक राम पुकार है, एक और बच्चा वहीं का आसपास का है, वो बच्चा 2 जो है। क्षेत्र के बच्चे के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए सर, बच्चे के बारे में अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी परिचय तो गार्जियन जान रहे। आप गांव की एक छोटी सी मान लिया कोई राजनीति कोई कारणवश जो इस विद्यालय में अपने बच्चे को उसके वजह से भड़काते हैं, जहां बच्चा मत दो, वहां भेज दो, वहां भेज दो। लेकिन उस गार्जियन को समझना चाहिए, जो हम यहां से छुड़ा करके ले गए, मेरे सामने में जो बच्चे इनसे मेरे बच्चे से कमज़ोर था, आज वही बच्चा मान लीजिए 400, 450, 460 या 440 जो या 400 ले आ रहे, उसी जगह आपका बच्चा शायद 200, 250, 300 लावे, तो सर ये दुर्भाग्य की बात होगा। मैं तमाम अभिभावक से ये विनती करना चाहता हूँ, आप इस संस्था से एक बार बच्चा को जोड़िए, एक बार देख लीजिए। यदि आपका बच्चा मेरे संस्थान में 365 दिन में लगभग में 320 या 30 दिन खुली रहती है, 320 दिन यदि वैसे बैठ के आएगा तो बच्चे का रिजल्ट बेहतरीन होगा। यदि फिर भी बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं सर, आप बच्चे को दे दिए, बच्चा एब्सेंट है, जैसे सीढ़ी है, छत पर चढ़ते हैं सर, एक सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, 4 ऐसे पौड़ी है नहीं, मान लीजिए बीच से एक पौड़ी गिरा दीजिए, दूसरा गिरा दीजिए, तब यहाँ से जो है आप दूसरी तीसरी पौड़ी पर पैर दीजिएगा तो सर पलट जाएगा या पैर फाट जाएगा। इसलिए आप यदि रेगुलर आते हैं तो धीरे धीरे वह बच्चा ऊंचाई तक पहुँच जाएगा। मैं तब वादा करूँगा जब आपका बच्चा 400 प्लस या 400 के लमसम रहेगा, ये फर्स्ट डिवीजन में भी रहेगा तो अच्छी मार्क रहेगा, लेकिन उसी के इर्द गिर्द में रहेगा। हो सकते हैं आपकी बच्चे का यदि राइटिंग वूटिंग सब कुछ यदि ठीक ठाक रहे तो 450, 60, 70 और 10 टॉपर में भी जगह बना सकता है। आपका कोचिंग का नाम क्या है और कहाँ पे स्थित है कोचिंग? सर ये इस कोचिंग का नाम है दिव्य ज्योति जागृति पब्लिक स्कूल। ये है तो रामपुर पंचायत और नादो पंचायत के मध्य में, इस बीच में सर यहाँ पर सीमान है। आधी कोचिंग है नादो पंचायत, आधा आ जाता है रामपुर में, दोनों की मेल जगह पर है। और इसके नज़दीक में देखिए, यहाँ से जाइए 500 मीटर इधर खेरा, 500 मीटर इधर भादा, 600 माने किलोमीटर के अंदर में बरसम देखिए, खोपैती है, दमगढ़ी तो 1 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन सामने दमगढ़ी है। तो ये नादो तो साइड में, नादो खोपैती की तो मध्य में ही है। आपका नाम क्या है? मेरा जी सर रमन सर नाम है जी। यहाँ के बच्चे के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी बार मैट्रिक के रिजल्ट बहुत अच्छा है सर। सबसे पहले यहाँ के बच्चे के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जितने भी बच्चे इस वर्ष 2026 में 10th पास किए हुए हैं, उन सभी बच्चे के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज ये बच्चे जो इस मंजिल पे पहुंचे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के मेहनत के साथ साथ दिव्य ज्योति पब्लिक कोचिंग सेंटर जो है, इनके जो डायरेक्टर है रमन सर और इनके सभी शिक्षक गण जो है, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपके मेहनत के बिना ये बच्चे आज इस मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए मैं आप सभी शिक्षकगण को धन्यवाद करना चाहूँगा, और सभी बच्चे जो आपने जी तौर परिश्रम किया हुआ है, मैं उन सभी बच्चे को भी धन्यवाद करना चाहूँगा सर। मेरा नाम सर कौशल किशोरवा, हमारा क्लास जो है K2 क्लासेस करके चलता है सर, समदा बाजार में बखरी हटिया है, वहाँ पे चलता है सर। वहाँ पे हमारा क्लास सिर्फ 11th 12th की साइंस की सर पढ़ाई होती है, जिसमें हमारे सभी अलग अलग सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं, उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ाया जाता है। एक एक चीज़ को डिटेल से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारा क्लासेस सर चल रहा है। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर? यदि सर हमसे आप संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं सर, 7545965062।
इस पर जब भी आप कॉल करेंगे तो हमसे आपको बातचीत हो जाएगी सर। जी, आज हम आए हुए हैं दिव्य ज्योति जागृति पब्लिक स्कूल खोपैती में। इसके बारे में हम फेसबुक से माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और फैमिली रिलेशन में भी हम जुड़े हुए हैं। तो हम पहले तो रमन सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे 400 प्लस लाए हैं इसमें कहीं ना कहीं रमन सर का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि रमन सर भी उसके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत किए होंगे तभी आज बच्चे लाए, क्योंकि दूसरे कोचिंग वाले क्यों नहीं लाए बच्चे। अगर सिर्फ कोई कह दे कि सिर्फ बच्चे का मेहनत है तो ऐसा संभव नहीं है, उसमें क्या होता है टीचर का भी योगदान होता है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे रमन सर को। उसके बाद सर आपका क्या कौन सा कोचिंग चल रहा है? मेरा यहाँ सदगुरु कंप्यूटर एंड टाइपिंग क्लासेज है, भविष्या चौक सहरसा, नियर सिपुरी ढाला, छठ मैया चौक। मेरा नाम चंदन यादव हुआ। शहर के कोतवाली क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में हुए बहुचर्चित अजय राय सिंह हत्याकांड के आरोपियों तक जेल के भीतर मोबाइल पहुंचने का मामला सामने आते ही जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आपको बता दें, जिला जेल में बंद हिस्ट्री शीटर आरोपी ईश्वर सिंह डेट और साथ ही उसके सहयोगी की बैरक से तलाशी के दौरान मोबाइल और साथ ही चार्जर बरामद हुआ है। ये खुलासा उस समय हुआ है जब 30 मार्च को जिला कलेक्टर के निर्देश के दौरान वहां सेल्स नंबर 3 में तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान नंबर में तस्वीर के पीछे छिपा कर रखा गया कीपैड मोबाइल, सिम, बैटरी और चार्जिंग केबल बरामद किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर चूक होगी। और साथ ही कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर एवं अनुसंधान अधिकारी पारस कुमार के अनुसार जेल प्रभारी वेदराम चौधरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया और साथ ही कारागार अधिनियम 2015 के तहत जांच भी शुरू कर दी गई है। सोमवार देर रात्रि कस्बे में हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि उसके 2 साथियों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार धरना यादव और साथी धरनावद गांव में 3 दोस्त बाइक पर सवार होकर रामगंज मंडी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान मारुति नगर स्थित बाईपास रोड पर एक अज्ञात कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क किनारे जा गिरे। हादसे में यादव मोहल्ला निवासी 19 वर्षीय महेश यादव के पैर में गंभीर चोट आई है। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को आपको बता दें कि आज वीर गुर्जर छात्रावास निवाई में गरिमामयी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत निवाई तहसीलदार एवं देवनारायण मंदिर ट्रस्ट जोधपुरिया के अध्यक्ष नरेश गुर्जर एवं छात्रावास समिति के अध्यक्ष राम भजन गुर्जर प्रधानाचार्य द्वारा कर्नल बैसला के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, उन्हें नमन करते हुए की गई। और साथ ही नरेश गुर्जर ने कर्नल साहब के जीवन संघर्षों, अनुशासन और साथ ही समाज के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें एक युग पुरुष बताया है। इस अवसर पर श्री नरेश गुर्जर द्वारा छात्रावास में बनवाई गई एयर कंडीशनर लाइब्रेरी का फीता काटकर लोकार्पण भी किया गया। उद्घाटन के दौरान कहा गया कि कर्नल बैसला का सपना था कि यहाँ समाज का हर युवा शिक्षित और आत्मनिर्भर बने। ये लाइब्रेरी उनके सपने को साकार करने के लिए एक दिशा में एक बड़ा कदम, अहम कदम मानी जा रही है।
कोटा डेयरी ने अपने उत्पादों की श्रृंखला में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब उपभोक्ताओं को 50 ग्राम की पैकिंग में मेगा फ्लेवर्ड श्रीखंड की उपलब्ध होगा। जी हां, आपको बता दें, इस नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग आज संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल, डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौर और साथ ही डेयरी एमडी दिलखुश मीणा ने किया है। इस मौके पर डेयरी के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे और संभागीय आयुक्त अनिल अग्रवाल ने कहा कि शुद्धता के कारण डेयरी उत्पादों पर लोगों का भरोसा लगातार बना हुआ है। और साथ ही वहीं डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौर ने बताया कि लंबे समय से छोटे पैक बाजार में मांग बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए गर्मी में के मौसम में मेगा फ्लेवर्ड श्रीखंड 50 ग्राम पैक भी लॉन्च किया गया है। नवाचार की जहाँ बात आती है, मैं बिल्कुल जनता के उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलता हूँ। और पहले भी जिस प्रकार से डिमांड आई थी, घी में देख लो आप, जैसे कच्ची बस्तियों के अंदर और महिला के अंदर भी हमारे पास एक डिमांड और आ रही है। मैं बहुत जल्दी साहब को तकलीफ दूंगा एक नया लॉन्चिंग करने के लिए, कि अभी हमने 200 ml का घी लॉन्च किया था। उसमें भी आया कि साहब आप 100 ग्राम और 50 ग्राम का, जैसे हमारी माताएं बहनें मंदिर में जाती है, वो 20 रुपए का 30 रुपए का घी मांगती है, उनको शुद्ध घी नहीं मिलता है, तो हम वो भी एक 100 ग्राम और 50 ग्राम में भी हम घी का लॉन्चिंग करेंगे, जो आम एक गरीब बस्ती के अंदर जो लोग रहने वाले उस 100 ग्राम 50 ग्राम के उसमें खरीद सके। और उसमें QR कोड और लगाएंगे कि कोई भी उसकी नकली पैकिंग नहीं कर सके। इस प्रकार से हमारे कोटा के अंदर भी जो हमारी शिक्षा नगरी है, इस पे एक हमारे डिमांड निकल के आई कि साहब मैंगो श्रीखंड की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर हमारे जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, मैंगो श्रीखंड लॉन्च किया हुआ। उसी के अकॉर्डिंग हमारे कोटा के अंदर भी जो है ज्यादा बच्चों की डिमांड थी, उसको हमने 1 महीने से हमारा प्रयास चल रहा था। एमडी साहब ने, मैंने सारा जो है हमारा कप वगैरह मटेरियल परचेज करके हमने कल इसको कंप्लीट हमने जो है बना लिया था। उसका आज हमने हमारे संभागीय आयुक्त महोदय से हमने जो है ये कर्मों द्वारा लॉन्चिंग करवाया और हमने ये उम्मीद रखी कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी अच्छी डिमांड है। अभी हमारे 700 की डिमांड, अभी हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब ने बताया कि 700 की आज शाम को डिमांड आ चुकी, इसलिए उम्मीद है कि अच्छी लोगों की डिमांड आएगी, अच्छे बच्चों की डिमांड आएगी। उनको हम जो है मोबाइल वैन करके और उनको जो सुविधा के अनुसार हम उनको देने के वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार नवाचार की जहाँ बात आती है, मैं बिल्कुल जनता के उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलता हूँ। और पहले भी जिस प्रकार से डिमांड आई थी, घी में देख लो आप, जैसे कच्ची बस्तियों के अंदर और महिला के अंदर भी हमारे पास एक डिमांड और आ रही है। मैं बहुत जल्दी साहब को तकलीफ दूंगा एक नया लॉन्चिंग करने के लिए, कि अभी हमने 200 ml का घी लॉन्च किया था। उसमें भी आया कि साहब आप 100 ग्राम और 50 ग्राम का, जैसे हमारी माताएं बहनें मंदिर में जाती है, वो 20 रुपए का 30 रुपए का घी मांगती है, उनको शुद्ध घी नहीं मिलता है, तो हम वो भी एक 100 ग्राम और 50 ग्राम में भी हम घी का लॉन्चिंग करेंगे, जो आम एक गरीब बस्ती के अंदर जो लोग रहने वाले उस 100 ग्राम 50 ग्राम के उसमें खरीद सके। और उसमें QR कोड और लगाएंगे कि कोई भी उसकी नकली पैकिंग नहीं कर सके। इस प्रकार से हमारे कोटा के अंदर भी जो हमारी शिक्षा नगरी है, इस पे एक हमारे डिमांड निकल के आई कि साहब मैंगो श्रीखंड की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर हमारे जयपुर में है, भीलवाड़ा में है, मैंगो श्रीखंड लॉन्च किया हुआ। उसी के अकॉर्डिंग हमारे कोटा के अंदर भी जो है ज्यादा बच्चों की डिमांड थी, उसको हमने 1 महीने से हमारा प्रयास चल रहा था। एमडी साहब ने, मैंने सारा जो है हमारा कप वगैरह मटेरियल परचेज करके हमने कल इसको कंप्लीट हमने जो है बना लिया था। उसका आज हमने हमारे संभागीय आयुक्त महोदय से
हमने जो है ये कलमों द्वारा लॉन्चिंग करवाया और हमने ये उम्मीद रखी कि ये प्रोडक्ट जो है हमारी अच्छी डिमांड है। अभी हमारे 700 की डिमांड, अभी हमारे मार्केटिंग मैनेजर साहब ने बताया कि 700 की आज शाम को डिमांड आ चुकी, इसलिए उम्मीद है कि अच्छी लोगों की डिमांड आएगी, अच्छे बच्चों की डिमांड आएगी। उनको हम जो है मोबाइल वैन करके और उनको जो सुविधा। कोटा शहर के सरस डेयरी प्लांट पर मंगलवार शाम 4 बजे संभागीय आयुक्त अनिल कुमार ने निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि पूरे प्लांट को देखा और साथ ही दूध की कैन मानकों में पैक किए जा रहे उन पर एक्सपायरी डेट कैसे लगाई जाती है उसे भी चेक किया। साथ ही दूध को भी स्ट्रिप के माध्यम से चेक कराया गया। उनका कहना था कि आम आदमी को क्वालिटी का दूध व दही एवं डेयरी उत्पाद मिलने चाहिए। यहाँ से जो रूरल लेवल पर जहाँ दूध एकत्रित होता है, एकत्र होकर बीएमसी से जो इनका ब्लॉक कूलर जो वहाँ रहता है इकट्ठा, वहाँ से करके ये टैंकर से सप्लाई होकर प्लांट में आता है। तो प्लांट से वो आगे फर्दर कैसे प्रोसेसिंग होता है उसको देखने का पूरा प्रयास किया है और इसमें स्टैंडर्ड्स भी देखे हैं, कैसे घी अलग हो रहा है, फ्लेवर्ड मिल्क हो रहा है, दही बन रहा है और दूध की पैकिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, एक्सपायरी डेट का किस तरह से लगाते हैं, क्या उसकी टेम्परेचर पे मेंटेन कर रहे हैं और फिर उस तरह से प्रयोगशाला में जाके उसकी किस तरह से सैम्पलिंग टेस्टिंग हो रही है और वहाँ एग मार्क का जो लगाया जा रहा है तो उसको भी देखा वहाँ क्या इस तरह से इशूज आते हैं, क्या आते नहीं आते। कुछ सैंपल्स को हमने लैब में सामने में टेस्ट करा के देखा उनको स्ट्रिप्स पे और स्थिति ओके पाई गई है। तो उसको देखने की आवश्यकता इसलिए थी कि किस तरह से शुद्धता उसको सुनिश्चित करते हैं, ये हमारा मकसद। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।